नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ये परंपराएं विधि नहीं होती है, इन्हें न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि उनका उतनी ही दृढ़ता से पालन होता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का। विभिन्न लेखकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। ओग के अनुसार परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। इसी तरह से जेनिंग्स ने परंपराओं की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विधि के बाहर कुछ नियमों का ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता, पर जिसे कानून मान्यता प्रदान नहीं करता और जो विधि के नियमों के समान ही निश्चितता के साथ वर्णित किया जा सकता है। इन नियमों को आजकल सामान्यतः संवैधानिक परंपराओं के नाम से पुकारा जाता है। परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा गया है। अब हम देखते हैं कानून और परंपराओं में अंतर। संविधान की विधियों यानी कि कानून और संविधान की परंपराओं में सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना कठिन है। इसका कारण है कि दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग है। ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन किया जाता है। यह अंतर समझना आवश्यक है। इन दोनों में इस तरह से अंतर देखा जा सकता है। पहला, कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोगवश ही उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती है। तीसरा, कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं परंतु परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती है। चौथा, कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित होती है। अब हम देखेंगे परंपराओं के प्रकार। संविधान की परंपराओं की पूर्ण सूची बनाना असंभव है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, किंतु इनका वर्गीकरण कुछ शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे सम्राट से संबंधित परंपराएं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ परंपराएं बनी हुई है सम्राट के संबंध में। जैसे फर्स्ट, ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। सेकंड, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरा, सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है परंतु पिछले कई वर्षों से सम्राट ने वीटो का प्रयोग नहीं किया है। चौथा, सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा। पांचवा, सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है परंतु अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेंगे। छठा,
प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। सेकंड हम देखते हैं परंपरा का रूप, संसद से संबंधित परंपराएं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं फर्स्ट, संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। सेकंड, लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता था, तब कानूनी लॉर्डों को उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा, लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। चौथा, कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक है। पांचवा, धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाए। थर्ड पॉइंट, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। सेकंड, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। थर्ड, मंत्रिमंडल की कार्रवाई और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल की कार्रवाई और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। फोर्थ, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। नेक्स्ट, किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। चौथा, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट, राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेंगे। दूसरा, किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। तीसरा, राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। उपर्युक्त सूची से स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक है, बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। धन्यवाद।